कहाँ तक पढ़ चुके थे हम? इनर्शिया पढ़ा था लास्ट क्लास में, यस और नो? इनर्शिया पढ़ा था ना? यस सर। इनर्शिया का मीनिंग समझ में आ गया ना? कि कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करता, सिंपल सा याद रखो। यस सर। मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा आपसे। आपके पास दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, देखकर पता लग रहा होगा, ये स्मॉल मास का और ये लार्ज मास का ना। दो ऑब्जेक्ट है, सिंपल से दो बॉक्स रखे हुए हैं, राइट। इनर्शिया मीन्स अभी ये रेस्ट पर है, तो अगर मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है, राइट, तो कौन सा ज्यादा अपोज करेगा? मीन्स सपोज करो बेटा, आपको इसका इनर्शिया को खत्म करना है, मीन्स इसके इनर्शिया के अपोजिट आपको फोर्स लगाना है। आपको क्या लगेगा, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इनर्शिया लगाएगा? मीन्स कौन सा ज्यादा टाइम तक अपनी पोजीशन में रहना पसंद करेगा, ये वाला या बिगर ऑब्जेक्ट? बिगर ऑब्जेक्ट, बिगर वन। सिंपल सा ना, कि जितना ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका ज्यादा इनर्शिया होगा। सिंपल सा है, यस और नो? वो अपनी पोजीशन में ज्यादा रहना पसंद करेगा, वो ज्यादा टाइम तक अपोज करेगा चेंज का, राइट? यस और नो? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। चलो, तो सिंपल सा बेटा, जितने ज्यादा आपके पास में मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, सिंपल से अगर बात करें तो, राइट। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मास एंड इनर्शिया। मास एंड इनर्शिया, ज्यादा कुछ घुमाएंगे फिराएंगे नहीं इसको, सिंपल सा लिख लेते हैं, है ना? सिंपल सा नोट कर लेते हैं। इनर्शिया जो होता है बेटा वो प्रोपोर्शनल होता है मास के। सिंपल सा नोट कर लो, इनर्शिया क्या होता है बेटा, किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के। चाहे तो एक छोटा सा डायग्राम ये बना लेना बेटा, दोनों डायग्राम, जिससे आपको पता लग जाए कि किस तरीके से हमने देखा था कि जो इनर्शिया होता है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, राइट। द ऑब्जेक्ट विथ मोर मास हैज more inertia as compared to object has less mass। लिख सकते हो ना इसको, लिखवाने की जरूरत नहीं है बेटा, प्रोपोर्शनल से समझ में आ रहा है सब कुछ, यस और नो? जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा है, राइट। तो ये सिंपल सा डायग्राम बनाओ और यहाँ पर एक ये नोट कर लो, राइट। चलो फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। सर इरेज मत करना। हाँ बेटा, नहीं करना। तो यहीं से हमारे पास बेटा मास का डेफिनेशन भी हमें ये लिखते हैं ना, इसका उल्टा मास का डेफिनेशन लिख देते हैं कि जो मास होता है ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, उसके इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का मास क्या बताता है, उसके इनर्शिया का मेजरमेंट, राइट। तो आप यहां पर लिख सकते हो मास का डेफिनेशन, मास करके उसका डेफिनेशन लिख लो बेटा। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजरमेंट, मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा उसका मास क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या दिखा रहा है, इसका मास उसके इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, राइट। मास का यूनिट क्या होता है बेटा, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट या फिर एम केस यूनिट, किलो। यस, केजी, किलोग्राम। बताइए सिंपल सा। सीजीएस में क्या चलता है, सीजीएस में क्या हो जाएगा बेटा, ग्राम, ठीक है। चलो नोट कलन कर दी। फिर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मोस्ट इनर्शिया। आपको बुक का क्वेश्चन है सिंपल सा।
आपकी बुक का क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मोर इनर्शिया, और यहां पर हमें दे रखा है रबर बॉल, रबर बॉल, और आपको कंपेयर करना है एंड स्टोन ऑफ द सेम मास, सेम साइज, रबर बॉल एंड स्टोन ऑफ सेम साइज, ठीक है, स्टोन ऑफ सेम साइज। यहां पर आंसर पुट कर देना सिंपल सा। सेकंड है बेटा बाइसिकल एंड अ ट्रेन, यहां पर आंसर पुट कर देना। थर्ड है 5 रुपीज कॉइन, थर्ड इज a 5 rupees coin and 1 rupees coin and 1 rupees coin। क्या आंसर हो गया? रबर बॉल और इस रबर बॉल किसका ज्यादा होगा बेटा मास? सेम साइज के दोनों मास किसका ज्यादा होगा बेटा? स्टोन, यस और नो? किसका इनर्शिया ज्यादा है? स्टोन का। सेकंड बता बेटा बाइसिकल और ट्रेन, क्या आंसर हो जाएगा आपका? ट्रेन। ओके। थर्ड 5 रुपीज कॉइन। वेरी गुड, 5 रुपीज कॉइन। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यही से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, वह न्यूटन ने थर्ड लॉ दिए थे, न्यूटन गैव 3 लॉ ऑफ मोशन, जिसको उसी के नाम से जानते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाम मेंशन कर लेते हैं। इसको शॉर्ट में बेटा आप पढ़ोगे NLM, आगे जाके आप बार बार यही सुनोगे NLM। ठीक है, अगर कोई आपसे बोलता है NLM मीन्स न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, शॉर्ट में लिखते हो उसको, राइट। कौन कौन से दिए थे? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, and third is So screen is blur. 1 minute बेटा।
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। न्यूटन फर्स्ट लॉ बेटा आप सभी को पहले से पता है, इसमें कुछ है नया नहीं, कुछ नहीं है। अभी आप खुद से बता दोगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ आप लोगों के लिए नया होगा और थर्ड आपने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा होगा। तो मेन हमारे लिए नया रूल आएगा बेटा, वो कौन सा आएगा? ओनली थर्ड रूल। न्यूटन ने फर्स्ट रूल क्या दिया था वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो कुछ ध्यान से बेटा। सिंपल सा है, हमें पहले से पता है। अगर न्यूटन ने नहीं दिया होता तो अपना नाम होता वहां पर ना। देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अब ये रेस्ट पर है, यस और नो? रेस्ट पर का बेटा? यस सर। अगर मैं इस पर फोर्स नहीं लगा रहा हूं तो ये रेस्ट पर रहेगा या ऑटोमेटिक मोशन में आ जाएगा? रेस्ट पर ही रहेगा। रेस्ट पर रहेगा, पता है सभी को। जब तक मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा ये रेस्ट पर ही रहेगा। चाहे इसके 10 साल बीत जाए, 20 साल, 100 साल, कितने साल बीत जाए बेटा, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे ये अपनी पोजीशन में रहेगा। यस और नो? सपोज करो आपने एक बॉल को ना फ्लोर पर छोड़ दिया ना, ऐसे पुश किया और छोड़ दिया, और यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, फ्रिक्शन लेस। नहीं तो आप बोलोगे सर फ्रिक्शन होता है, ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी, राइट। एक एग्जाम्पल समझो, इसका बी कांस्टेंट मोशन से जा रहा है, ठीक है, और बिल्कुल फ्रिक्शन लेस है, बिल्कुल ही फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन लेस आपके पास में सरफेस है और आपने एक बॉल को पुश करके छोड़ दिया, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। क्या ये रुकेगा या फिर उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा? आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो सोचो, क्या कभी ये रुक पाएगा? यस सर, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा बेटा? मैंने दिया है फ्रिक्शन लेस है, ध्यान रखना सरफेस। जनरली आपको जो फील हो रहा है ना कि सर रुक जाता है ऑटोमेटिक, वो क्यों रुकता है बेटा? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन लगता है। मैंने बोला फ्रिक्शन भी नहीं है, कुछ नहीं है फोर्स। आप सोचो, नहीं, हमने इसको पहले से मोशन देके छोड़ रखा है बेटा, राइट। पहले से हमने इसको मोशन देके छोड़ रखा है, आपने इसको थोड़ा घुमा के छोड़ दिया, सर नहीं रुकेगा। अब ये कभी रुक सकता है क्या? कौन रोकेगा? अगर रुकेगा तो कौन रोक रहा है? यहाँ कोई फोर्स लग रहा है क्या? जो डेली लाइफ में आप देखते हो आप, नो सर नहीं लगा। तो डेली लाइफ में तो क्या लगता है बेटा? फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो इसको रोकता है। लेकिन मैंने बोला फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है। अब बताओ कभी रुक पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बेटा चलाने के लिए फोर्स चाहिए, रोकने के लिए फोर्स चाहिए। आप बताओ ना यहाँ पर कौन सा फोर्स है जिसको रोक रहा है? कोई है यहाँ पर? नहीं। जब तक कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा ये कभी नहीं रुकने वाला। कितना अच्छा होता अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम कोई ऑब्जेक्ट छोड़ देते पुश करके, लाइफ टाइम चलता रहता। यस और नो? समझिए बात की बेटा, जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो वो अपनी ही कंडीशन में बना रहता है। अगर वो रेस्ट पर है बेटा तो लाइफ टाइम रेस्ट रहेगा, और अगर मोशन में है तो वो कांस्टेंट मोशन से चलता रहेगा। अच्छा, एक दो बात और पूछ लेता हूं, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो वेलोसिटी में कोई चेंज होगा? सेम रहेगी वेलोसिटी? सेम रहेगी या चेंज होगा बेटा? हाँ, कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शन, कोई फोर्स नहीं है। जब तक फोर्स नहीं है तब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी बेटा चेंज हो सकती है क्या? अरे पढ़ा था ना, अगर फोर्स लगेगा तभी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तभी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। मैं बोल रहा हूँ बेटा कोई फोर्स है ही नहीं, नेट फोर्स 0 है। यस सर। नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। ये लगता थोड़ा अजीब है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सभी जगह फ्रिक्शन होता है, इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं होते कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन ऐसा होता बेटा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऐसा ही होता। आप एक ऑब्जेक्ट को पुश करके छोड़ देते, आपकी 10-15 पीढ़ी तक वो चलता ही रहता लाइफ टाइम, ठीक है। तो ना तो इसके वेलोसिटी में चेंज होगा, अगर फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज भी नहीं होगा। अच्छा, डायरेक्शन में चेंज हो सकता है क्या?
डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है तो डायरेक्शन कौन चेंज करेगा? वो जिधर जा रहा है उधर चलता रहेगा ना। ये सर नहीं चेंज होगा, जिधर जाए उधर ही जाएगा। और हम ऐसे भी बात कर सकते हैं कि सर फोर्स ही जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, और सर जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस होता है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस में ना तो सर मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है वेलोसिटी का, और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज करना है मीन्स या तो इसको स्पीड इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, या फिर रेस्ट पर लेकर के आना है, सभी चीज के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यस और नो? बोलो बेटा। ठीक है, कुछ रूल आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा तो हमने सर इनर्शिया में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट अपनी को पोजीशन में रहना चाहता है, जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगा देते ऑब्जेक्ट अपनी ही पोजीशन में रहना चाहता है। उसी से रिलेटिव है बेटा। यस और नो? इनर्शिया का मीनिंग भी क्या था कि अपनी पोजीशन में रहना चाहेगा। यस और नो? जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे वो चेंज को अपोज करता है। इनर्शिया का रूल भी यही था, लॉज ऑफ इनर्शिया भी हमने यही पढ़ा है। और न्यूटन का लॉ भी क्या बेटा? अगर रेस्ट पर है तो जब तक फोर्स नहीं लगाओगे रेस्ट पर रहेगा, मोशन में तो जब तक फोर्स नहीं लगाओगे वो कंटिन्यू मोशन में रहेगा। ये समझ में आया कि नहीं बेटा? एक बार बता दो फिर मैं इसको लिखवा देता हूँ, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है ये। और ये आपको पता है पहले से कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो लाइफ टाइम रेस्ट पर रहेगा, और अगर मोशन में हो तो लाइफ टाइम मोशन में रहने वाला है, जब तक कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। एक बार यस और नो में रिप्लाई कर दो, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, इसको नोट कर लेते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या बोला था उन्होंने, इसको नोट करते हैं। हेडिंग डालो न्यूटन फर्स्ट लॉ, हेडिंग डालो बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्या बोला उन्होंने? इट स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट या एवरी बॉडी, every object remains in state of rest, state of rest। अगर वो रेस्ट पर है तो कैसे रहेगा बेटा? रेस्ट पर। इट स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन वो भी कैसा बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्यों लिख रहा हूं स्ट्रेट लाइन? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बोलो स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि डायरेक्शन में चेंज होगा क्या? नहीं होगा। अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर है, और मोशन भी कैसा है बेटा? स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। अगर किसी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो मोशन कौन सा दिखता में? स्ट्रेट लाइन दिखेगा ना। ये सुनो, अगर आप बॉल को छोड़ते हो तो स्ट्रेट लाइन। यस सर। तो मोशन कैसा है बेटा? हाँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक उस पर क्या लगाएं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा बेटा, तब तक वो अपनी ही पोजीशन में रहता है। वापस से देख लो इसको बेटा। इट स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट। कैसे रहेगा बेटा? उसकी रेस्ट की कंडीशन में तो रेस्ट की कंडीशन में रहेगा, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता रहेगा। दो ही तो केस हो सकते हैं, या तो बेटा ऑब्जेक्ट कैसा होता है? रेस्ट पर होता है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है। और अगर मोशन में होता है तो कैसे मोशन में होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, राइट। अनलेस, जब तक कि इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि इसको कौन मजबूर नहीं कर दें? एक्सटर्नल फोर्स, राइट। जब तक कि इस पर क्या नहीं लगा दें हम? एक्सटर्नल फोर्स, तब तक वो अपनी ही कंडीशन में बना रहता है। ठीक है, नोट कर लो इसको।
इसका मीनिंग लिख लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में क्या कहना चाह रहा है, जो मैं बता रहा हूँ इसको यहाँ पर नोट कर लो बेटा। इट मीन्स, एरो लगा के लिखो, इट मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट then it will always at rest unless an external force is जब तक आप पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते तब तक वो क्या रहेगा बेटा, रेस्ट पर ही रहेगा, राइट। इट मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट विल ऑलवेज एट रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सेप्टेड। लिख लिया। सेम ऐसा हो जाएगा बेटा मोशन में। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में तो क्या रहेगा बेटा, मोशन में रहेगा, यस और नो। ये रूल समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, एक बार दिखा दो, ज्यादा कोई बड़ा रूल नहीं है, सिंपल सा है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में रहेगा। इट मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट मोशन then it will always in motion is in motion always motion unless external force is exerted। नोट कर लो यहां तक, यही रूल है, इसके अलावा कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, यही एक रूल है। अब बता बेटा यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? सिंपल सा रूल है, इसे टफ मत बनाना है, बहुत सिंपल सिंपल सी बात है बेटा। इनर्शिया में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा अपने में हुए चेंज को अपोज करता है, रजिस्ट करता है, राइट। उसके स्टेट में चेंज को रजिस्ट करता है, इसमें हमारा इनर्शिया खत्म। और उसके 10-12 एग्जाम्पल आपको समझने हैं। उसके बाद आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये भी बड़ा सिंपल है। अगर आपका पास बेटा कोई ऑब्जेक्ट हो रेस्ट में, तो जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे वो रेस्ट में रहेगा, यस और नो। और अगर मोशन में है तो वो उसी स्ट्रेट लाइन में, उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा जब तक कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा देते। फिर बोल रहा हूं, रूल्स को टफ मत बनाना, सबसे इजी रूल है बेटा, ठीक है। ये हमें पहले से पता है, बस सिंपल सा आपको स्टेटमेंट वगैरह याद करने हैं, ठीक है। अब एक बार दिखा दो बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, यस और नो। आता था कि नहीं बेटा फर्स्ट रूल, पता है ना पहले से फर्स्ट रूल, यस और नो। कुछ है क्या इसमें नया? फर्स्ट रूल में कुछ नया है क्या? कुछ नहीं है ना? अगर नहीं है सर। रेस्ट पर तुम्हें पता है, रेस्ट पर रहता है जब तक कि हम उसको कोई फोर्स नहीं लगाते, राइट। चलो, और ये रूल है बेटा बिल्कुल सिमिलर किसके, लॉज ऑफ इनर्शिया के। लॉज ऑफ इनर्शिया को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो भी तो यही बोलता है कि हम जब तक कोई डिस्टर्बेंस हमें नहीं आएगा, जब तक कि आप हमें डिस्टर्ब नहीं कर देते। इनर्शिया भी तो यही बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में चेंज पसंद नहीं करता। रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम होता है बेटा लॉज ऑफ इनर्शिया। लिख लेना इसको, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नोट डाल के लिखो बेटा। न्यूटन फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है? लॉज ऑफ इनर्शिया।
दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नॉन एज लॉज ऑफ ध्यान रखना, इसी को दूसरा नाम क्या था, लॉज ऑफ इनर्शिया। जल्दी से नोट कर लो। उसके बाद में मैं आपको मोमेंटम पढ़ा चुका था कि नहीं बेटा? मोमेंटम हमने बात किया था, मोमेंटम, राइट। मोमेंटम की हम बात करते थे। मोमेंटम हमने उसका देखा था कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। मोमेंटम हमने क्या क्या देखा था बेटा? जो वेक्टर मोमेंटम होता है वो किसी क्वांटिटी होता है, किसी मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। चलो मैं जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ, वो लाइन नोट कर लो, फिर एक बार मोमेंटम रिवाइज करवा देता हूँ और कुछ चीजें पूछ लेता हूँ आपसे, हैंड टू हैंड आंसर रिप्लाई कर देना, फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ पर आ जाएंगे सीधे ही। क्या बेटा? चलो, मोमेंटम की जब हम बात की थी तो आपको पता है ना कि जो मोमेंटम होता है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यस और नो। और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास में मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास में डायरेक्शन भी होती है, यस और नो, ठीक है। यस सर। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, फिर से इसको रिप्रेजेंट करते हो, एरो साइन के ऊपर बनाते हो, क्योंकि एरो साइन ये दिखाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है, मोमेंटम निकालना है, तो क्या फॉर्मूला था बेटा? बहुत ही सिंपल सा, हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था। क्या फॉर्मूला है? मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है। मास और वेलोसिटी को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास मोमेंटम आ जाता है। और आपने डायरेक्शन की बात की थी, डायरेक्शन किधर होती है? इन सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन ऑफ। बेटा किसी को डाउट है क्या? चलो राइट, यहां तक हम चर्चा कर चुके थे। और क्या बात की थी? अगर हम इसका यूनिट की बात भी कर लेते हैं फ्रेंड, तो यूनिट क्या होगी बेटा? केजी मीटर पर सेकेंड, राइट। केजी मीटर पर सेकेंड क्यों हो गई? ये मास इंटू वेलोसिटी, मास का यूनिट क्या बेटा? केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। और दूसरी यूनिट क्या हो सकती है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे कोई भी यूनिट आपके सामने आ सकती है, हजारों यूनिट लिख सकते हो ना। केजी का जो यूनिट है वो केजी का, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर हो सकती है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, राइट। कुछ भी यूनिट हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना नॉर्मली क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सर ये केजी किलोमीटर पर आवर हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हो सकता है, कुछ भी लिखो। जो इसकी यूनिट है वो यहाँ पर आ जाएगी। जो वेलोसिटी की आप जो भी यूनिट बनाओगे बेटा, आप बोलोगे सर mm पर सेकेंड नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है बेटा mm पर सेकेंड। लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो एक ही रहेगी, राइट। ऐसा यूनिट तो एक ही रहेगी। अदर यूनिट में आप चाहे तो mm पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। केजी किलोमीटर पर आवर, केजी किलोमीटर पर सेकेंड, केजी mm पर सेकेंड, ग्राम mm पर सेकेंड, ग्राम किलोमीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट में आप कुछ भी लिखो। लेकिन अगर मैंने स्पेशली पूछा है आपसे ऐसा यूनिट या एम केस यूनिट बताना है, तो एम केस और ऐसा यूनिट में मोमेंटम का यूनिट सिर्फ एक ही होगा। वो क्या होगा बेटा? केजी मीटर पर सेकेंड। समझ में आता है इतना? यस और नो? कैसे हम यूनिट लिखते हैं? स्पेशली आपको ध्यान किसका रखना है बेटा? ध्यान किसका रखना है? ऐसा यूनिट का। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, मुझे जल्दी से रिप्लाई कर देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पास एक बॉल है ना, बॉल का मास है 2 kg, ठीक है, और इसको फोर्स लग रहा है, तभी आगे जा रही है ना। इसको कोई फोर्स लग रहा था, F फोर्स। क्या लग रहा है बेटा इसके ऊपर? कोई फोर्स लग रहा है F। तो पहली बात बताओ मुझे, अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, कुछ ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। कितने जा रही है बेटा?
5 मिनट 10 मिनट है, चलो 25 मिनट है, 25 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा, और चेंज होगा तो कैसा होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा। हाँ वेरी गुड, है ना, डिक्रीज होगा। अभी तक क्या पढ़ाया फिर मैंने, उसी डायरेक्शन में जा रही है, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो डिक्रीज होता है क्या बेटा? कोई भी चीज उसी डायरेक्शन में जा रही है और मैं उसी डायरेक्शन में उसको पुश कर दूं तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो डिक्रीज होगा ना। ऑब्जेक्ट का वही बोल है बेटा, बॉल वही है, वो अलग बॉल नहीं है, इसी बॉल की बात कर रहे हैं। ओके, अलग बॉल नहीं डिक्रीज है। होगा। ये तो हो सकता है मैं बोलूं कि इसके t = 5 सेकेंड बाद की कंडीशन मैंने बना रखी है। हाँ पर मैंने तो बोला ना फोर्स लगा रहे हैं, मैंने कब मना किया फोर्स नहीं लगा रहे हैं? मैं तो खुद ही बता रहा हूं आप लोगों को। वीडियो पॉज हो जाएगी, वीडियो कैसे पॉज हो गया? नहीं सर, हमारे में चल रहा है। चल रहा है? अच्छा मेरे यहाँ पर हो गया, चलो कोई बात नहीं, राइट मैसेज बोला। चलो अब देखो वापस समझो, एक बॉल है राइट, उस डायरेक्शन में जा रही है और मैंने उसको और पुश कर दिया उसी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या होगी? अब इंक्रीज होगी कि नहीं होगी बेटा? इंक्रीज होगी, यस और नो? मान लेते 5 सेकंड बाद किस वेलोसिटी होगी? 30 मीटर पर सेकंड, है ना? कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकंड। 25 से 35 कर लेते हैं, 35 मीटर पर सेकंड हो गया, राइट? 5 सेकंड में कितना हो गया बेटा? 35 मीटर पर सेकंड। और आपको पता ही है अगर बेटा उसके ऊपर फोर्स है तो नो डाउट वो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, राइट? अगर उसी के डायरेक्शन में लगाए तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाता तो वेलोसिटी डिक्रीज होता। यस और नो? ये बात समझ में आती है? बोलो बेटा, बोलो बेटा। यस सर। अगर इस टाइम पे, है ना, इस कंडीशन पर इसका मोमेंटम, जिसको मैं बोलता हूं इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? क्या आपका आंसर होगा? मास गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो कितना होगा निकाल लो। 25 to the 50। 2 into 25 मीन्स 50 kg मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं बेटा? बोलो बेटा, होगा नो डाउट। और प्लस में होगा, उसी डायरेक्शन में जा रही है तो प्लस होगा। अच्छा मैंने यहाँ पूछा बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका फाइनल कितना हो जाएगा? फाइनल कितना हो जाएगा? कैसे निकालोगे फाइनल? बोलो इस टाइम पर कितना हो गया बेटा? 35 to the 70। ठीक है, तो 70 into 70 kg मीटर पर सेकेंड प्लस में होगा, यस और नो? यहाँ तक बताओ बेटा मुझे। अगर मैंने आपसे पूछा कितना चेंज हो गया मोमेंटम में, चेंज इन मोमेंटम पूछ लिया मैंने आपसे, 70 - 50 20। क्या लिखोगे बेटा कि P फाइनल वाला सर, और सर उसमें से हम P इनिशियल माइनस कर देंगे, क्या यही बताओगे आप मुझे? ये सुनो, 70 - 50 मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, राइट? 20 kg मीटर पर सेकेंड, यस और नो? और उसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, प्लस ही बच रहा है ना? बोलो यस सर। होता ना, कैसे निकालते हो? कितना चेंज हो गया? सर प्लस की साइड ना लिखे चलेगा? प्लस नहीं लिखे तो चलेगा, लेकिन अगर प्लस लिखते हो तो आपको ये याद रहेगा कि हम इसमें कभी माइनस भी अगर आता है बेटा तो साइन का ध्यान रखना है, इसलिए प्लस लिखो। अगर आप प्लस नहीं लिखोगे तो जब मैं इसमें कुछ और चेंज कर दूंगा कि ये वेलोसिटी चलते चलते इधर आने लग गया, तो फिर आप वहां पर माइनस नहीं लोगे बेटा, वहां जल्दबाजी में आप क्या करोगे? उससे Pm into V निकाल करके माइनस कर दोगे, आप माइनस का ध्यान नहीं रखोगे उस टाइम पर। इसलिए ट्राई करो प्लस लिखो, ताकि आपको पता रहेगा कि माइनस प्लस का ध्यान देना ही है। समझ में आता है? अगर ये कंडीशन इधर वेलोसिटी बना दिया बेटा, तो आप अगर प्लस माइनस नहीं लिखोगे तो आपको कौन सी हैबिट पड़ जाएगी? M into V निकालने की। आप M into V निकालोगे, M into V निकालोगे और दोनों का माइनस कर दोगे, जबकि आप वहां पर क्या लगाना था? पहले से एक माइनस लगाना होता है, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा उस टाइम पर। और अगर आप पहले से ही प्लस माइनस लेके चलोगे तो आपको याद रहेगा कि इसमें हमें
प्लस माइनस का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती है, हमें बताना पड़ेगा डायरेक्शन कौन सी चल रही है। हाँ पूछो बेटा, को डाउट है? कोई भी चेंज ऐसे निकालते हो ना, फाइनल और माइनस इनिशियल, कितना चेंज आ गया, हम ये तो बोलेंगे। अब आपने बोला इंक्रीज हुआ, यस सर। बढ़ गया, कैसे बोला आपने कि फाइनल ज्यादा है माइनस इनिशियल से, क्या सुना? अच्छा मैंने रेट बताया था आपको कि अगर कोई रेट होता है ना, रेट किस चीज का रेट निकालते हो, मतलब रेट ऑफ मुझे लेना है, रेट ऑफ इस पूरे का, चेंज इन मोमेंटम यहाँ लिख रहा हूँ। तो रेट का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, रेट ऑफ जो लिखा होता है, तो मैंने आपको कुछ सिखाया था कि जब भी आपको डिवाइडेड बाय टाइम। डिवाइडेड बाय टाइम, वेरी गुड आंसर। रेट ऑफ मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम मीन्स अगर मुझे ये लिखना पड़े कि 25 डिवाइडेड बाय टाइम कितने टाइम में हुआ, तो क्या मुझे कुछ यहाँ पर मिलेगा नई क्वांटिटी, मीन्स केजी मीटर पर सेकंड। तो ये पहले से आ रहा था और ये इसकी वजह से एक और सेकंड आ गया, तो मुझे ये कहीं दिखा सा मिल रहा है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कुछ तो है। कौन बताएगा किसका यूनिट होता है? केजी मतलब मास, और ये क्या है? न्यूटन, फोर्स का। न्यूटन। ऐसा लग रहा है कि फोर्स बन चुका है कि नहीं बेटा, ये फोर्स आ जाएगा कि नहीं? ये सर आ गया 4 न्यूटन। इतना नहीं है समझाने के लिए, क्या बेटा लिख भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ में आता है कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? अगर मोमेंटम जीवन यस सर। टाइम से डिवाइड करेंगे तो जो फोर्स की तरह बनती है। अब लिखो न्यूटन सेकंड लॉ, और वो क्या बताता है वो सुनो ध्यान से। न्यूटन सेकंड लॉ, अच्छा नीचे का रखा चेंज इन मोमेंटम के बाद का। अगर आप लिखना चाहे तो लिखो, नहीं तो बेटा ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कुछ समझाना था आपको बस, अब मुझे आप रिप्लाई करोगे खुद से, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी आप खुद ही कर लोगे आप। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बताने में। तो सेकंड हेडिंग डालो बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन अब सुनो इसमें क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, अभी आप बताओगे इसके हेल्प से। मीन्स फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा? देखो वापस आओ, इस लाइन के हेल्प से, लास्ट लाइन की हेल्प से मुझे बता सकते हो क्या कि जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए? जो फोर्स आएगा वो किसके इक्वल आएगा? पढ़ के बताओ किसके इक्वल आएगा? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम मीन्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यस और नो? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यस सर। फोर्स होगा, यस और नो बेटा? ये समझ में आता है कि नहीं? राइट। तो न्यूटन ने यही कहा था और कुछ नहीं कहा। उसने क्या कहा कि न्यूटन सेकंड लॉ में उन्होंने बोला कि रेट ऑफ, किसका रेट लोगे बोलो बेटा? रेट ऑफ, क्या लिखो मैं, किसका रेट लेना है बोलो बेटा? रेट बेटा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, ध्यान रखना रेट निकालना है, और वो भी किसका निकालना है? चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रोपोर्शनल टू बोलो, प्रोपोर्शनल टू बोलो, किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या फिर एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाई फोर्स, जो भी लिखना है, राइट? नेट फोर्स, राइट? डैश मोमेंटम इज अप्लाई टू, सॉरी प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखे? एक्सटर्नल फोर्स कर लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। इसका मीनिंग समझ में आया कि नहीं बेटा? ठीक है, ये बताओ, प्रोपोर्शनल मीन्स, हाँ वो समझाऊंगा बेटा प्रोपोर्शनल क्या होता है, राइट? प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दो वर्ड्स चलते हैं जो मैथ्स के फिजिक्स में ही, सुनो ध्यान से। प्रोपोर्शनल कब बोलते बेटा? जब कोई इफेक्ट, जैसे कि मैंने आपसे बोला, सिंपल सा पूछा मैंने आपसे कि आप जानते हो बेटा कि जो मोमेंटम होता है वो एम भी होता है,
है कि नहीं। और मैंने आपसे पूछा बेटा कि जो अगर मैं v को इंक्रीज करता हूं, v को इंक्रीज करूंगा तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो जैसा इसमें इफेक्ट होगा वैसा ही दूसरे वाले में होगा कि नहीं। इस तरह से हम बोलते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो, राइट। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। और अगर अपोजिट होता कुछ उससे बोलते हैं बेटा, उसे हम क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आता है। प्रोपोर्शनल मीन्स जो इसमें हो रहा है वैसा ही किसमें होगा बेटा, उसमें होगा, राइट। तो मुझे यहां से एक बात पता लगी, अगर मैं इसको मैथमेटिक फॉर्म में लिखूं तो मुझे पता लग रहा कि चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। मीन्स जो फोर्स होता है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ध्यान से देखना, ये प्रोपोर्शनल का साइन बनाते हो आप, ठीक है। किसके बराबर होगा सर, चेंज इन मोमेंटम के। तो चेंज इन मोमेंटम का रेट लेंगे, चेंज इन मोमेंटम का चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। ये बात सही लगती है कि नहीं बेटा, सही है, यस और नो, ये समझ में आता है कि नहीं, बोलो बेटा। मीन्स जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। ये समझ में आया इतना? यस सर, यस सर। अब जल्दी से इसका डेरिवेशन करके खत्म करते हैं स्लो को, फिर कल 10 से 12 क्वेश्चन इस पर कर लेंगे, 5-7 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन जो भी आपकी बुक के हैं, इसमें आपका 50% चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। क्या लगता है 50% चैप्टर फिनिश होने जा रहा है आपका, ठीक है। सिर्फ यही लो इम्पोर्टेंट है। तो चलो इसको मैं लिखा देता हूँ, ध्यान रखना मैंने इक्वल नहीं बोला है फोर्स, क्या बोला है बेटा, प्रोपोर्शनल। यहां पर अंडरलाइन कर लो, क्या मैंने इक्वल बोला है, नो, मैंने रेट ऑफ चेंज को प्रोपोर्शनल बोला बेटा, ध्यान रखना, इक्वल नहीं बोला ना। इक्वल होता है वो हम देखेंगे, लेकिन इक्वल बोल नहीं सकते बेटा, ध्यान रखना। क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स या नेट फोर्स या फिर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स। चलो अब वापिस हम इस बात करते हैं। यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और आपको खुद को इसका फॉर्मूला निकाल के बताना है मुझे, ठीक है बेटा। ये ऑब्जेक्ट है जिस पर एक फोर्स लग रहा है F। कितना फोर्स लग रहा है बेटा, F, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। वो किसके इक्वल होगा आपको निकालना है, ये इसका मास m है ना, ये t टाइम बाद की कंडीशन है, यहां से आफ्टर t टाइम कंडीशन है ना, t टाइम बाद की कंडीशन हम ले रहे हैं इसको, t टाइम बाद क्या हो जाएगा। और मैंने बोला है इसका इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड था, t टाइम बाद इसका कुछ वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो गया बेटा, v मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। हम लिखना चाहे तो लिख सकते हो, वेयर m मीन्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। u मीन्स पता ही आप सभी को क्या होता है बेटा, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी होता है, यस और नो बेटा। v मीन्स क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, यस और नो। लैपटॉप पड़ा ना, चाहिए आपको, एक मिनट। इसमें से किस तरफ पढ़ाते हैं वो पता है आपको? लैपटॉप में अपना मूवी आए आ जाएगा, वो डायरेक्ट हो जाएगा। वो कैसे है? वो तो अपना मूवी और पीपीटी भी दिखे, वो तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है उसमें, क्या करा हुआ है? बहुत टाइम लगा पीपीटी बनाने में और उसको दिखाने में। एफ वगैरह यूज आते हैं उसमें, ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखता, एफ वगैरह यूज आएंगे, एफ वगैरह यूज आते हैं। उसमें क्या होता है कि एक तरह से हमको लेब चाहिए होती है उसके लिए, मतलब उसी टाइप का हमें ये चाहिए होता है, लेब वगैरह कुछ आप डिजाइन करनी पड़ती है। या तो जूम में हो जाता है? नहीं, जूम में होता है। जूम तो उसमें आप डिजाइन करने के बाद जूम मीटिंग लेते हो ना तब, लेकिन आपका खुद का आपको स्टूडियो चाहिए था, वो एक बंदा का काम नहीं है, एक का काम नहीं है वो,
स्टूडियो वगैरह के सामने से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर ना, तो पहले से किसी ने डिजाइन करके मुझे देगा वो इस तरीके से, इसका कोई पासवर्ड हो गया? और इसका कुछ पासवर्ड नहीं इसमें। वो आपको क्या है, स्टूडियो वगैरह होते हैं उसके उनके बड़े बड़े, तो पहले से वो पूरा इस वर्क करते हैं। जैसे मैंने पीपीटी बनाई तो 1 घंटे तक उसको वर्क करेंगे, फिर हम वापस देंगे। तो जब मैं जूम पे पढ़ाऊंगा ना, और उसके लिए कुछ और भी ऐप यूज होते हैं, और भी जो ऐप होता है ना वो सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पे, वो देखना पड़ेगा, जैसे डायरेक्ट नहीं आएगा, उसमें बहुत काम करना पड़ेगा 1-2 दिन तक। चलो बेटा वापस आते हैं, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी टी मुझे पता है, टाइम होता है यस और नो, यहाँ तक की बात कर चुके थे, ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u था, मैंने उस पर फोर्स लगाया तो मुझे पता है वेलोसिटी में चेंज होना ही है। अगर वेलोसिटी बन गई v, हो सकता है डिक्रीज हो इंक्रीज हो, इस केस में तो सेम डायरेक्शन में फोर्स तो इंक्रीज होगी, राइट। और आपने बना दिया टी टाइम में ये सब कुछ। अब मैंने पूछा आपसे कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, इसको लिखो, बता दो। चलो बेटा इसको नोट करने के बाद mu मोमेंटम यहाँ निकालो, इनिशियल मोमेंटम निकालो इसका, इनिशियल मोमेंटम निकालो इसका, P1 निकालो बेटा इसका ना, P1 लिख लें इसको इनिशियल को, चलो ना PI लिख लेते हैं, PI से दिखा रहा हूँ ना, PI मीन्स m इंटू यू, इनिशियल वेलोसिटी यस और नो। ऐसे ही लिखो बेटा नेक्स्ट लाइन में फाइनल मोमेंटम, फाइनल कितना हो गया बेटा, फाइनल मोमेंटम लिखो नेक्स्ट लाइन में। अरे मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, आपको ही बताना बेटा, फिर बोल रहा हूँ। एक बार ये डेरिवेशन कर लोगे तो ये डेरिवेशन आता है, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा। mv, जहां समझ में नहीं आया पूछ लो, कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सी बातें चल रही है, सिंपल सी मैथ से। अगर सेकंड क्लास के बच्चे से पूछूंगा ना इसमें चेंज कितना हुआ, वो भी दिखा देगा कि सर फाइनल माइनस इनिशियल चेंज होता है, तो mv माइनस mu, यस और नो। मोमेंटम सबको पता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, yes फाइनल टाइम पे जो वेलोसिटी है उस टाइम पर जो मास है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, यस और नो। चलो और बात करते हैं नेक्स्ट लाइन। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा, सो टाइम इज अप। टाइम इज अप, 2 मिनट दे दो, खत्म ही करते हैं इसको। अब नेक्स्ट बताओ मुझे, चेंज इन मोमेंटम में लिखना चाह रहा हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज इन मोमेंटम, चल जल्दी से बताओ। mv minus mu। चेंज इन मोमेंटम अगर मुझे लिखना होता तो मैं क्या लिखता कि सर चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस सर इनिशियल मोमेंटम, मीन्स सर आप लिखते सर mv माइनस mu, और मैं यहीं पर लिखता रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर फाइंड करता तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फाइंड करता, तो बेटा क्या लिखते आप, बोलो बोलो जरा, क्या लिखते? mv minus mu divided by t। वेरी गुड, राइट। इससे कुछ है क्या, सिंपल सा तो है, कितना सिंपल जा रहा है, हम कुछ नहीं है। जो न्यूटन बाबा ने बोला है वैसे हम करते जा रहे हैं, रेट लेते जा रहे हैं, और उन्होंने बोला कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है उसको आप क्या लिखो, प्रोपोर्शनल होता है, जो आई ना वैल्यू वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। उन्होंने हमसे बोला कि ये प्रोपोर्शनल होता है mv माइनस mu डिवाइडेड बाई v के प्रोपोर्शनल होता है। जो बोला उसको हमने लिखा है, कुछ नया नहीं किया है, राइट बेटा। अब ध्यान से सुनो, जब भी लाइफ में आपको कभी भी, है ना, यही के लिए नहीं बता रहा हूं, जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूं, अब कभी भी आपको प्रोपोर्शनल दिखाई दे और उस प्रोपोर्शनल को बेटा, उस प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करना पड़े, तो हमेशा हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? एक कांस्टेंट की जरूरत। अब सर कांस्टेंट तो हजारों, सर आप बोलो कि सर 2 से मल्टीप्लाई कर लो वो भी कांस्टेंट है, 3 से मल्टीप्लाई वो भी कांस्टेंट है, राइट। तो सर कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आएगी? तो इसके लिए बेटा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, हजारों आप एक्सपेरिमेंट करोगे, उसके बेसिस पर उसकी वैल्यू निकालते हैं कि कौन सी वैल्यू फिट बैठती है, राइट। देखो प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल नहीं होता, ये ध्यान रखना। प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल तो नहीं है, तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन हमें एक वैल्यू चाहिए, उसके लिए इक्वल साइन यूज करना पड़ता है बेटा। और जब भी आप प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वल साइन यूज करते हो तो एक कांस्टेंट यूज करते हो बेटा। क्या यूज करते हो? एक कांस्टेंट। ये
पूरा ही रूल है, ऐसा नहीं कि ये यहीं पर यूज कर रहे हैं, नहीं, तो आपको एक कांस्टेंट यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। और उस कांस्टेंट की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग नहीं ले सकते, हजारों एस्टिमेट करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको पता लगता है इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना है। मीन्स आपको बहुत सारे फोर्स निकालने पड़ेंगे, अलग अलग मास लोगे, अलग अलग वेलोसिटी लोगे, फिर आप देखोगे कि ये कांस्टेंट सभी में जो फिट बैठता है उसका वैल्यू आप निकालोगे। और यहाँ पर अच्छी बात क्या है, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू आ रही है ना बेटा, वो किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये रूल क्या बताता है, चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये रूल कभी ये नहीं बोलता कि चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, नहीं, प्रोपोर्शनल। हाँ, वो हमारी किस्मत है कि यहां पर जो कांस्टेंट आया है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 के इक्वल आ गया। तो मैं इस 1 को नहीं पुट करके क्या लिखूंगा बेटा, एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया फोर्स का, बन गया कि नहीं बेटा, यस और नो। लेकिन कोई भी आपसे पूछे इक्वल होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए इक्वल नहीं होता है, प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन हाँ, किस्मत से इक्वल आ गया तो अलग बात है, अदरवाइज इक्वल तो नहीं होता है। और मैं इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट और दे दो, 1 मिनट मुश्किल से। देखो बेटा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख लूं क्या, मास तो मैं अलग ले लूं तो क्या ये v माइनस यू अपॉन टी नहीं लिख सकता क्या मैं इसको, देखो जरा, लिख सकते हो सर, अलग से लिया फिर। अच्छा, आपने कहीं तो पढ़ा था ये, अभी पढ़ लिया है ये सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो मुझे बता सकते हो कि आप फॉर्मूला कितना इजी बन गया, जो लंबा चौड़ा फॉर्मूला था वो 2 लाइन का बन गया। ये सर फोर्स इज इक्वल टू एम, फोर्स इक्वल टू एम, और ये जो ना b माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या पुट कर दूंगा, a। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आ चुका है और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने क्या क्या किया, न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा, न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट पढ़ा, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट पढ़ा, और न्यूटन सेकंड लॉ का डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम पर कैसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, सुन लो। मास दूंगा, वेलोसिटी दूंगा, टाइम दूंगा, फोर्स निकालना है। एक्सेलरेशन दूंगा, मास दूंगा, फोर्स निकालना है। फोर्स दूंगा, एक्सेलरेशन गायब कर दूंगा, मास निकालना है। फोर्स दूंगा, मास दूंगा, एक्सेलरेशन निकालना है। निकाल सकते हो कि नहीं, सिंपल सा मैथ्स है, फॉर्मूला निकाल सकते हैं सर, आराम से निकाल। तो हम नेक्स्ट क्लास में यही क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, अटेंडेंस ले लो। थैंक यू सर। समझना बेटा, ये सुनो।